हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास का डेमोक्रेटिक राइट्स। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने कवर करे हैं। जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक्स कवर किए थे उसमें हमने कुछ स्टोरीज के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास राइट्स ना हो तो जो हमारी लाइफ है वो किस तरीके की होगी। तो इसी से रिलेटेड हमने कुछ स्टोरीज थी जिसमें हमने कवर किया था, जैसे गुंतनामो बे स्टोरी थी, कोसोव की स्टोरी थी, जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि लाइफ विदाउट राइट्स कैसी हो जाती है। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं जो होने जरूरी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू टॉपिक। तो देखिए, आज हम राइट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो राइट्स होते हैं ना उनका हमारी लाइफ में क्या रोल होता है, क्या रोल प्ले करते हैं, वो कितने एसेंशियल और इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए, जो हमने लास्ट स्टोरीज में कवर किए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पुट होता है वो ये है कि व्हाई डू वी नीड राइट्स। हमें राइट्स की जो जरूरत होती है वो क्यों होती है। और उससे पहले एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज राइट। ठीक है, व्हाट आर द राइट्स। जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, हम किन चीजों को बोलेंगे कि हाँ ये राइट्स है। क्या मैंने कुछ बोला कि आपको यहाँ नहीं जाना है, ठीक है, तो क्या वो राइट बन जाएगा? सभी लोग उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। मैं जो बोल रही हूँ कि आप उसको एज अ राइट मानोगे? बिल्कुल नहीं मानोगे। तो हम किन चीजों को बोल सकते हैं? क्या गवर्नमेंट जिस चीज को बोल रही है क्या वो राइट्स हो गए? गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, आप लोगों को मतलब पानी नहीं पीना, ठीक है, आप लोगों को पानी नहीं पीना, तो ये राइट है, तो क्या आप लोग उसको मानोगे? नहीं मानोगे कि भाई ये तो इलीगल है, कैसी बात कर रही है गवर्नमेंट, बिना पानी पिए तो कोई इंसान जी ही नहीं पाएगा। तो इस केस में हम किन चीजों को राइट मान सकते हैं? हम देखो, किसी नॉर्मल पर्सन ने आकर बोला तो हम उसको भी नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट ने बोला, हम जरूरी नहीं है गवर्नमेंट ने बोला हम उस चीज को एक्सेप्ट ही कर ले, डिनाई भी कर सकते हैं कि नहीं है भाई, नहीं ठीक नहीं है, ये जो गवर्नमेंट बोल रही है वो गलत बोल रही है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम किन चीजों को राइट्स मानते हैं? तो देखिए, राइट्स आर द रीजनेबल क्लेम्स। राइट्स क्या है? रीजनेबल क्लेम्स होना चाहिए राइट्स में। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए भाई, प्रॉपर सॉलिड रीजन है, उस पर आप क्लेम कर सकते हो। और साथ ही साथ ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। और ये जो क्लेम हो रहा है, ये जो राइट्स दिए गए हैं, जो रीजन है वो वैलिड रीजन होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए सोसाइटी के थ्रू, मतलब सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ होना चाहिए। जो भी राइट्स बनेंगे वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया होना चाहिए विद रीजन एंड सैंक्शन बाय लॉ। वो लॉ भी बनना चाहिए, गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन किया होना चाहिए और जो सोसाइटी है, सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया होना चाहिए, तब वो चीज जाकर राइट बनेगी। और हाँ, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए उसमें क्लेम भी होना चाहिए। लेकिन जैसे हमारे राइट टू फ्रीडम है। अब फ्रीडम क्या है? गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया, लॉ बनाया कि राइट टू फ्रीडम एक लॉ बनेगा, सैंक्शन किया, और सोसाइटी ने भी उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें हमारे लिए वो क्लेम कर रही है, हमारे प्रॉफिट के लिए वो बात कर रही है, तो हम उस चीज को क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये होते हैं हमारे राइट्स, जिनको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे और गवर्नमेंट सैंक्शन करे। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में राइट्स की जरूरत क्या होती है, या नॉर्मली भी हमें राइट्स की क्या जरूरत है, वो भी हम देखेंगे। और हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी में राइट्स की क्या जरूरत है। राइट्स आर नेसेसरी फॉर एवरी सस्टेन्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए राइट्स बहुत ही नेसेसरी है। जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है और राइट्स नहीं है, तो इट मीन्स उस कंट्री में डेमोक्रेसी भी नहीं है। डेमोक्रेसी है तो राइट्स भी कंपलसरी है वहां पर होना। अगर राइट्स नहीं है तो इट मीन्स डेमोक्रेसी भी वहां पर नहीं है। लाइक राइट होते हैं आपके, राइट टू वोट, वोटिंग राइट होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में। राइट टू एक्सप्रेस, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो आपके पास ये राइट है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। अगर वहां पर ये बोला जा रहा है कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते, तो सिंपल सा मीनिंग है वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है और राइट्स भी आपके पास नहीं है।
सिटीजन मस्ट हैव पॉलिटिकल राइट्स, सिटीजन्स को राइट है क्या, पॉलिटिकल राइट्स, एज इट एसेंशियल टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट हुज पॉलिसी कुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट देम। लोगों के पास, सिटीजन्स के पास ये राइट है कि जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, देखिए राइट्स जो होते हैं हमारे वो कई टाइप्स के होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स हो गए, सोशलिस्ट राइट हो गए, सिविल राइट्स हो गए, तो राइट्स हमारे कई टाइप्स के होते हैं। तो सिटीजन मस्ट हैव पॉलिटिकल राइट्स, लोगों को जरूरत है पॉलिटिकल राइट्स की, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं। तो पार्टिसिपेट करने के लिए किसमें, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको इफेक्ट करना ही पड़ेगा। राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए, एंड टेक अ पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और जो अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है उनमें भी पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ऑल दीज राइट्स गिव फ्रीडम टू द सिटीजन, ये सारे के सारे जो फ्रीडम है वो किसको मिलनी चाहिए, सिटीजन को। आप अपनी बात को कह सको, आपको वोट डालने का राइट मिलना चाहिए, और आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का राइट मिलना चाहिए, और साथ ही साथ कोई भी अदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है उनमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। यही है हमारे राइट्स, और इन्हीं चीजों के लिए हमें राइट्स की भी जरूरत होती है। देखो सिंपल वर्ड में, हम खुद को डेवलप करना है, हमें एक सिटीजन, एक ह्यूमन बीइंग, पीपल को अपने आप को डेवलप करना है। अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे, जब उन्हें इक्वालिटी, फ्रीडम नहीं मिलेंगे तो क्या वो खुद को डेवलप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। खुद को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, किसी दूसरे के प्रेशर से बचने के लिए वी हैव नीड टू राइट्स, ठीक है, हमें राइट्स की जरूरत पड़ती है। ओके, अब आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राइट प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी। अब देखिए कोई कंट्री है, जैसे कोसोवो वाला एग्जांपल, जो सर्ब्स थे वो डोमिनेट कर रहे थे, और अल्बेनियास के पास उन्होंने दो ऑप्शन छोड़े थे, या तो कंट्री छोड़कर बाहर चले जाओ या हमारा डोमिनेंस एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जो अल्बेनियास थे वो माइनॉरिटी में थे कंट्री में। अल्बेनियास किस में थे, मान लो ये कंट्री है, ठीक है, और कंट्री का ये एक पार्ट है, यहाँ जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ जो लोग हैं ये किस में है, माइनॉरिटी में है, ठीक है, यहाँ जो ये लोग हैं ये किस में है, माइनॉरिटी में है, और बाकी पूरी कंट्री में जो लोग हैं वो मेजोरिटी में है। तो मेजोरिटी वाले उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उनपे डोमिनेंस कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कंट्री छोड़कर भाग जाओ, आप अपना रिलीजन, जो भी रिलीजन, जिस भी धर्म के हो आप उसको नहीं अपना सकते, आपको हमारे धर्म के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो क्या करा जा रहा है, माइनॉरिटी को ऑपरेशन से बचाने के लिए हमें राइट्स की जरूरत पड़ती है। मेजोरिटी से माइनॉरिटी को डोमिनेंस से, ऑपरेशन से बचाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, राइट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि राइट्स तो सबके पास सेम ही होते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप हो चाहे वो मेजोरिटी ग्रुप हो, दोनों के पास राइट होंगे ही होंगे। जैसे राइट टू फ्रीडम है, अब ऐसा तो नहीं कंट्री के कुछ लोगों के पास है और माइनॉरिटी लोगों के पास में नहीं है, तो इसलिए राइट वो चीज होती है जो सभी के पास होती है। अगर दोनों को पास राइट्स होंगे तो कोई किसी को ऑप्रेस्ड नहीं कर पाएगा। जैसे इंग्लिश का आपका एक चैप्टर है नेल्सन मंडेला, उसमें देखा ना व्हाइट डोमिनेंस करते हैं किसके ऊपर, ब्लैक्स के ऊपर। तो इस तरीके से कोई ऑप्रेस्ड नहीं कर पाएगा अगर सभी के पास बराबर राइट्स, इक्वालिटी होगी राइट्स की। तो नेक्स्ट है राइट्स एंश्योर दैट मेजॉरिटी कांट डू व्हाटएवर इट लाइक्स। राइट्स के होते हुए मेजॉरिटी वो नहीं कर सकती जो भी वो चाहती है। मेरे पास राइट्स है तो मैं मेरी मर्जी कर सकती हूँ, बट नहीं कर सकती अगर सबके पास में राइट्स है। इफ एवरीवन हैव टू राइट, अगर सबके पास में राइट्स है तो मेजॉरिटी अपनी मनमर्जी की चीजें नहीं कर सकते हैं। राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो, और राइट्स लोगों को, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं गवर्नमेंट से भी। कई बार क्या होता है, देखो लोग एक दूसरे पे ऑपरेस कर रहे हैं, डोमिनेंस कर रहे हो, एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ही लोगों के ऊपर ऑपरेस करने लगती है, लोगों को ऑपरेस करने लगती है, ठीक है, गवर्नमेंट ही लोगों को, जैसे कोसोव में हुआ था, गवर्नमेंट ने खुद अटैक करना शुरू कर दिया था लोगों के ऊपर। जो डोमिनेंस में आ गया, जो रूलिंग गवर्नमेंट में आ गया, उसने खुद क्या करा, सबको बाहर निकाल दिया कि हम पावर में है, हम मेजोरिटी में है, तो इनको कहाँ कंट्री से बाहर
निकाल दो। तो इसलिए जो राइट्स है वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। किसके अगेंस्ट है? लोगों के अगेंस्ट में तो है ही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी वो गवर्नमेंट से भी लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। समटाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट में ऑल्सो अटैक द राइट्स ऑफ देयर ओन सिटीजन। समटाइम्स क्या होता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वही लोगों के राइट्स को छीनने लग जाती है। लाइक कोसोव एग्जाम्पल है हमारा। तो इससे भी बचने के लिए हमें एक ऐसी हायर अथॉरिटी चाहिए जो गवर्नमेंट से भी ऊपर राइट्स हो, गवर्नमेंट भी उनको कंट्रोल ना कर सके। तो हमें एक हायर अथॉरिटी चाहिए राइट्स की। जैसे क्या है, सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन गवर्नमेंट। कुछ राइट हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो गवर्नमेंट से भी ऊपर होने चाहिए। कैसे चाहिए हमें कुछ राइट्स हमें ऐसे चाहिए जो गवर्नमेंट से भी ऊपर हो। ओके, तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? राइट्स की, खुद को सेफ प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों से, मेजॉरिटी से और गवर्नमेंट से। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में सारे के सारे जो राइट्स है वो रिटर्न में है, लिखित दस्तावेज है, और हमारे किस में लिखे हुए हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स रिटर्न में लिखे हुए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड आउट ऑल द राइट्स ऑफ द सिटीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे राइट्स लोगों को दिए हुए हैं। वेदर दीज आर पॉलिटिकल, चाहे वो पॉलिटिकल राइट्स हो, सोशल राइट्स हो या फिर सिविल राइट्स हो, सिटीजन इक्वली एंजॉय ऑल दीज राइट्स इन द कंट्री। जो भी इस कंट्री में रहते हैं वो सभी लोग इसको इक्वली एंजॉय करते हैं इन दीज राइट्स इन द कंट्री। जो भी इस कंट्री में रहने वाले लोग हैं, वो पॉलिटिकल राइट हो गया, सोशल राइट्स हो गए, सिविल राइट्स हो गया, इन सभी राइट को इक्वली एंजॉय करते हैं क्योंकि सभी के पास में है ये। However, some rights which are fundamental to our life are given a special status। हाँ, बट इसमें क्या है, कुछ हमारे पास फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो हमें एक अलग, हमारी लाइफ को एक थोड़ा सा डिफरेंट, अलग सा स्पेशल स्टेटस देते हैं। जैसे कि सिविल राइट्स आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो सिविल राइट्स हमारे, सिविल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, दोनों क्या है? सिटीजन राइट, नागरिक अधिकार। तो सिविल राइट आ जाए या फिर आपके फंडामेंटल राइट्स आ जाए, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। सिविल राइट्स आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट्स। सिविल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखे हुए हैं? फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में। इट मींस दीज राइट्स आर इनवायोलेबल। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका मतलब जो हमारे राइट्स है ना वो इनवायोलेबल है, मींस बहुत ही ज्यादा पवित्र, बहुत ही ज्यादा सही है, तभी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। अब हम एक एक करके अपने राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तो हमने कवर कर लिया। अब हम एक एक करके किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन कौन से राइट्स दिए हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है। वैसे तो आप छोटी क्लास से ही इन चीजों को पढ़ते आ रहे हो, नहीं पढ़ते आ रहे हो ना, बचपन से ही सिखा मतलब फोर्थ फिफ्थ में आने के बाद ये चीजें बताई जाती है। वी हैव अ सिक्स राइट, वी हैव अ सिक्स राइट, वी हैव अ सिक्स फंडामेंटल राइट्स। तो इस टाइप से जानते सभी होंगे बट कुछ भूल जाते हैं, मीनिंग नहीं पता होता। आज हम उन सबके मीनिंग को डीपली पढ़ने वाले हैं। तो ये राइट्स वही है आपके, कुछ जाने पहचाने से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नए वर्ड्स है आपके लिए, बिल्कुल नया कुछ भी नहीं है, सब वही है पुराना जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। बट आज हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो हमारे पास कितने राइट्स होते हैं? फटाफट से कमेंट करके बताओ कितने राइट्स होते हैं हमारे पास। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। मैंने बता दिया है, फिर भी आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि हमारे पास कितने राइट्स है। ठीक है, हम देयर आर 6 राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें सभी को बराबर रखा जाता है, सभी को बराबर माना जाता है। अगर मुझे 1 रुपए की चीज दी गई है तो सभी को है 1 रुपए की ही चीज मिलेगी। क्यों? क्योंकि सभी को बराबर रखना है, किसी को 5 रुपए के नहीं दे सकते, मतलब एक जस्टिस करना है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, आजादी का सभी को राइट है कि जो मर्जी वो करो भाई। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी को आप परेशान नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम और ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म में आने जाने की आपके पास फ्रीडम है, आप किसी भी धर्म को ज्वाइन कर सकते हो। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, पढ़ने लिखने का अधिकार, अपनी लैंग्वेज बोलने का अधिकार, अपने कल्चर को एडॉप्ट करने का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो हमारे राइट्स है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, हमारे बाकी के जो ये राइट्स है ना,
इनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करती है। ये जो हमारे जितने भी राइट्स है, इनको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन, इन राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसमें भी देखो सेम है, इक्वालिटी, फ्रीडम, आपकी बुक का ये देख लेना। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। ये जो राइट्स जितने भी दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से आर्टिकल में है? पार्ट नंबर 3 थर्ड पार्ट में है, और आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं और 35 तक ये चलते हैं। 12 से 35 तक अगर आप आर्टिकल देखोगे तो किस पे बेस्ड है हमारा? जल्दी बता दो, फंडामेंटल राइट्स पे। अब हम एक एक करके इन्हीं राइट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा राइट लेंगे, जल्दी बताओ फटाफट से। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18 है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी कितना है? 14 से 18 के बीच में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट shall not deny to any person in India equality। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पर्सन को जो इंडिया में रहते हैं उनको ये डिनाई नहीं कर सकता कि उनको इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी इस चीज के लिए डिनाई नहीं कर सकता कि वो किसी को भी इक्वली ट्रीट नहीं करेगा। जैसे बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, बिफोर द लॉ, लॉ से पहले भी, और आफ्टर प्रोटेक्शन लॉज। जैसे जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, फ्रीडम मिली थी, उसके बाद ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो उसके बाद से हमने ये देखा कि लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, लोगों के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो इसी के चलते लॉ बनाया गया, राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, ऊंच नीच का बहुत ज्यादा भेदभाव था, कास्ट को लेकर भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, एंड साथ ही साथ सेक्स को लेकर भी बहुत ज्यादा था, मेल फीमेल में, फीमेल को लाइक घर में ही रहना है, चार दीवारी में कैद होकर, और मेल बाहर जाएगा। तो इस टाइप से लेकर ना उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। प्लेस टू बर्थ को लेकर, ठीक है, लोग कहाँ पैदा हुए हैं उस चीज को भी लेकर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन लोगों को फेस करना पड़ रहा था। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, लाइक जो कंट्री में माइनॉरिटी में है उनको ऑप्रेस किया जा रहा था, तो इन सब चीजों को चलते ही राइट टू इक्वालिटी बनाया गया कि सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को बराबर इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं सबको कैसे ट्रीट किया जाएगा? इक्वली, बिल्कुल बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा, जो भी इस सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग हैं सबको। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 14 में है। ठीक है, कि किन चीजों पे बिना लॉ के भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें सभी को क्या माना जाएगा? इक्वल माना जाएगा। ये किसमें है? आर्टिकल 14 में है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन पे पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी, आर्टिकल 15 है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के लिए इक्वालिटी होगी सबके पास, आर्टिकल 16 है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाएगा, आर्टिकल 17। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स को भी हटाया जाएगा, आर्टिकल 18। तो ये सारे के सारे राइट्स हैं जो आपको किसमें मिलेंगे? राइट टू इक्वालिटी। देखो, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एज अ ह्यूमन बीइंग सभी को इस अर्थ पे रहने का राइट है, ये इक्वालिटी मिलेगी 14 में। प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन, इसका मीन्स ये है कि किसी के साथ कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, सेक्स को लेकर, लिंग्विस्टिक को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा डिस्क्रिमिनेशन में। अपॉर्चुनिटी मीन्स आप जिस लायक हो उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अनटचेबिलिटी, छुआछूत खत्म हो जाएगा, अरे ये तो नीचे जाते, इसको टच नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर खत्म करनी है। टाइटल्स, कोई टाइटल्स का यूज करके टैक्स नहीं ले सकता, अरे हम तो वो हैं, हम क्यों देंगे। तो इस टाइप से आप टाइटल का यूज नहीं करोगे। ठीक है, आप किसी से पैसा नहीं लोगे अपना नाम का यूज करके। अगर आपके पास कोई लाइक गवर्नमेंट जॉब वाले कोई टाइटल मिला है तो आप उस टाइटल का यूज करके उसका फायदा उठा रहे हो, तो आप ये नहीं कर सकते। सब बराबर है। लाइक आप जैसे आप प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, आप क्या हो? प्राइम मिनिस्टर हो। तो अब करे यार मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझसे भी कोई पैसे लेगा क्या? भाई क्यों नहीं लेगा, सामने वाला तो कमाने बैठा है ना। आप प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी, उसको क्या फर्क पड़ता है? अगर सामान लिया है तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप अपने नाम का यूज करके उसे फ्री में सामान नहीं लेके जा सकते। आप तो प्राइम मिनिस्टर हो, उसके बाद बेचारे को पैसा नहीं दे रहे, वो तो एक गरीब इंसान है, उसको तो चाहिए, वो तो कमाने खाने ही बैठा है।
क्लियर है? तो ये है कि आप टाइटल्स का भी यूज नहीं कर सकते हैं। आई होप इक्वालिटी समझ आ गई होगी। अब देखिए यहाँ राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 42 18 है, लॉ अप्लाइज इन द सेम मैनर टू ऑल। लॉ जो अप्लाई किए जाएंगे इसमें वो सभी के लिए सेम मैनर में किए जाएंगे, सबके लिए बराबर किए जाएंगे। जैसे आपने देखो कानून आंख में से पट्टी बांध के रखता है, हम लोग बोलते हैं कानून अंधा है। कानून अंधा होने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कानून बिल्कुल अंधा, इसको कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पर ये बोला गया है पट्टी आंखों में इसलिए कि सामने कौन खड़ा है उसको इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे उसकी फैमिली वाला हो, उसका फ्रेंड हो, उसके रिलेटिव हो, कोई भी हो, अगर गलती की है तो पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए कानून ने अपने आंखों में क्या बांध रखी है, पट्टी, कि सामने वाला कौन है, कैसा है, गलती है तो पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए बोलना चाहता है। वैसे अंधा कुछ नहीं है। लॉ अप्लाइज इन द सेम मैनर टू ऑल, इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। यहाँ लॉ सभी के लिए सेम है, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, गिल्टी है तो पनिशमेंट मिलेगी। कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, एनी वन, कोई भी हो। ऑल सिटीजन आर सब्जेक्ट टू सेम लॉ, सभी पर्सन के लिए जो लॉ है वो सेम होता है। प्राइम मिनिस्टर फेसिंग ट्रायल, कई बार प्राइम मिनिस्टर को भी ट्रायल फेस करना पड़ जाता है, जैसे पीवी नरसिम्हा राव को फेस करना पड़ा था। बेशक प्राइम मिनिस्टर थे बट फिर भी उनको ये चीजें फेस करनी पड़ी थी। तो राइट्स आर द सेम फॉर एवरीवन, राइट सभी के लिए सेम है, बराबर है। यही बोलती है हमारी इक्वालिटी, कि सब इस अर्थ पे रहने, सॉरी जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी, पूरे कंट्री वर्ल्ड का क्यों लेकर चले, हम इंडिया में हैं तो इंडिया के अंदर राइट टू इक्वालिटी को लेकर चलेंगे, तो इसके थ्रू डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसके थ्रू सभी लोग बराबर है, इक्वल है। अंडर राइट टू इक्वालिटी गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए राइट टू इक्वालिटी, यह राइट मिला हुआ है हमें, कौन सा, राइट टू इक्वालिटी। इस राइट के थ्रू गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, गवर्नमेंट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती है सिटीजन के साथ। किस किस बेस पर, रिलीजन, धर्म के बेस पर, लाइक हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, रेस, कलर के बेस पर, कास्ट, जात, ऊंच नीच, सेक्स, मेल फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस जगह पैदा हुए, अरे उस जगह पैदा हुए, वहां के तो लोग ऐसे ही हैं। ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी है तो सभी को बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर एजुकेशन में आपको जाना है, स्टडी के लिए जाना है, तो सबको जाना है ना, हम किसी को हटा नहीं सकते कि अरे ये तो काला, इसको पढ़ने नहीं दिया जाएगा, ये तो नीची कास्ट का है, इसको पीछे बिठाओ। जैसे अम्बेडकर के साथ हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ना, वो लोअर कास्ट थे तो उनको क्लास में पीछे या फिर नीचे बिठाया जाता था। तो ये चीजें नहीं करनी, नीची कास्ट का है तो इसको क्लास में साइड में बिठाओ, बिल्कुल कॉर्नर में। दूसरे धर्म का है तो इसको एडमिशन ही मत दो, ये चीजें नहीं करनी है राइट टू इक्वालिटी के थ्रू। अब सब लोग बराबर माने जाते हैं, जब से राइट टू इक्वालिटी आई है तो ये चीजें काफी हद तक कम हो गई हैं। देखो आप लोग भी अपनी क्लास में भी बैठते होगे, तो क्या आप किसी से पहले पूछते हो, पहले बता कास्ट क्या है, रिलीजन बता, सेक्स तो पता ही चल जाता है, ठीक है, तो अब प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें क्या आप पूछते हो, नहीं पूछते ना। तो ये चीजें काफी हद तक अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। एवरी सिटीजन शैल हैव इक्वल एक्सेस, सभी के पास इक्वल एक्सेस है टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, एंड देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड टू देयर यूज। अब आप मान लो किसी मंदिर में नहाने गए, वहां रिवर फ्लो कर रही है, तो आप उस पानी में या उस नदी में नहाने से पहले देखोगे कि कौन कौन सी कास्ट के लोग यहाँ पर नहा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ करोगे, नहीं करते ना। तो सभी के पास इक्वल एक्सेस है इस टाइप की किसी भी चीज को यूज करने का। किसी भी शॉप में जाने से पहले क्या शॉप वाला आपसे पूछता है आप कौन सी कास्ट के हो, या आप शॉप वाले से पूछते हो कि कौन सी कास्ट के हो आप इस कास्ट के हो, हम तभी सामान लेंगे वरना सामान नहीं लेंगे, या शॉप वाला पूछता है हम तभी आपको सामान देंगे जब आप इस कास्ट के हो। तो ये चीजें पहले होती थी, अब कम हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं, क्योंकि आज भी कुछ कंट्री के पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर ये चीजें आज भी होती होंगी, तो प्रॉपरली खत्म नहीं है बट हाँ काफी हद तक कम हो गई हैं। तो
इन जगहों पर जाने के लिए किसी के साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाएगा। जैसे कुएं पे पानी भरने जाना है तो अपर कास्ट वाले भर लेंगे पहले पानी, फिर उसके बाद क्या होगा, अपर कास्ट वालों ने पहले पानी भर लिया, फिर लोअर कास्ट वाले पानी भरेंगे और उनके पानी भरने का तो उस पूरे कुएं या नल को पूरी तरीके अच्छी तरीके से धोया जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी है, सभी ह्यूमन बीइंग है, आपका भी खून रेड, उनका भी खून रेड, सब बराबर है। तो इस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी शुड बी देयर इन केस ऑफ पब्लिक जॉब्स, पब्लिक जॉब्स में, ठीक है, पब्लिक जॉब्स में भी लोगों के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको जॉब मिल रही है अब फीमेल को जॉब नहीं मिल रही। जॉब्स में भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, स्पेशली फीमेल्स के साथ। दोनों मान लो मैनेजर की पोस्ट पे हैं, फीमेल और मेल, मेल को ज्यादा सैलरी दी जा रही है जबकि फीमेल को कम सैलरी दी। काम बराबर है, दोनों सेम टाइम पे कर रहे हैं, सेम आवर्स काम कर रहे हैं, बट फीमेल की जो वेजेस है वो कम है और मेल की हायर है ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन। तो जॉब अपॉर्चुनिटी में भी ये नहीं मिलना होना चाहिए, सबको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। एंड साथ ही साथ जो जिस लायक है, जैसा कैपेबल है, उसी के अकॉर्डिंग उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी। बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। जो छुआछूत होता था ऊंची जात और नीची जात वाला, अरे अब तो इसको छू लिया मैंने, अब तो भाई नहाना पड़ेगा, तो पहले जो ये चीजें थी अब इनको खत्म कर देना चाहिए, पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए कि अगर ऐसा करता हुआ कोई भी पकड़ा गया तो उसको सीधा क्या मिलेगी, पनिशमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। रिजर्वेशन देखो, अभी हमने पढ़ा कि ये पब्लिक जॉब्स, जॉब में सभी को बराबरी मिलनी चाहिए, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सभी को बराबर ट्रीट करके बराबर जॉब मिलनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, सभी को बराबर जॉब मिलनी चाहिए, तो रिजर्वेशन क्या होता है? कुछ लोगों को तो हमने छूट दे दी, कुछ लोगों को तो हमने क्या दे दी, छूट दे दी कि ठीक है भाई चलो सबको जॉब मिलेगी, बट इन बेचारे लोगों को हम बैठे बिठाए सीट दे देते हैं, मार्क्स भी कम आए, ठीक है, और उसके बाद हमने इनके लिए सीट भी रिजर्व किया। आपको भागकर स्ट्रगल करके आना है, रेस लगा दी कि वहां से यहाँ जो पहले पहुंचेगा उसको सीट मिलेगी, उनके लिए बोलते हैं आपके लिए सीट बुक है, आओ और बैठो। कुछ लोगों के लिए हमने वहां से यहाँ तक की रेस लगा दी कि पहले वहां से जो यहाँ तक भागकर आएगा उसको सीट मिलेगी, बट कुछ लोगों के लिए हमने क्या कर, अरे आपकी सीट तो ये रही, आओ और सीधा बैठ जाओ। तो क्या ये गलत नहीं है? हम एक तरफ तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन क्या है? एक तरफ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि बराबर सबको जॉब मिलेगी, बस कंडीशन क्या है, जो भागकर पहले आ गया कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी। और रिजर्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, उनको बैठे बिठाए सीट दे रहे हैं, आओ भाई बैठो, बैठे बिठाए उनको सीटें मिल रही हैं। तो क्या ये सही है? बताओ बताओ, क्या ये सही है उनको बैठे बिठाए सीट देना और कुछ लोगों को स्ट्रगल के बाद सीट देना? इक्वालिटी करनी है तो सभी को भाई बोलो ना कि जो पहले भाग के आएगा उसको सीट मिलेगी, मतलब जो भी एग्जाम वगैरह देना है उसको बाद ही मिलेगी। तो यहाँ पर रिजर्वेशन देखिए इसलिए क्यों किया गया, रिजर्वेशन इसलिए किया गया क्योंकि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम पे जो कंट्री की कंडीशन थी ना, वो बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी, तो इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया। अब देखिए कोई तो छोटा बच्चा है, अब मान लो अब एक छोटा बच्चा है वो मैच देखने की कोशिश कर रहा है, आप इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो। देखिए मान लो ये एक वॉल है और इस वॉल के पीछे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। अब ये एक छोटा बच्चा है, ठीक है, क्या ये एक छोटा बच्चा, ये मैच देखने की कोशिश कर रहा है और ये उससे बड़ा है और एक ये है जो यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। अब बताओ, और इन सब को मैच देखना है, इन तीनों पर्सन को मैच देखना है, तीनों को तीनों, ये 5 साल का है, ये 20 का है, 20 का क्यों, ये हम मान लेते हैं 15 साल का है, ये 5 का, ये 15 का और ये 25 साल का।
ये बच्चा छोटा है, ये कोशिश कर रहा है, उचक भी रहा है, बट फिर भी मैच नहीं देख पा रहा है। 15 साल का है, ये देख पा रहा है बट अच्छी तरीके से नहीं, मतलब सिर्फ इसकी आंखें आंखें पहुंच रही है, बाकी अच्छी तरीके से नहीं। ये जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैच देख पा रहा है। रिजर्वेशन आपको बता रही हूँ कि क्यों जरूरत है। ये पर्सन अच्छी तरीके से मैच देख पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी हाइट लंबी है, भाई एज में भी तो बड़ा है वो, तो ये अच्छी तरीके से मैच देख पा रहा है। एज में डिफरेंस है 5, 15, 25, ठीक है, 5, 15, 25। तो ये नहीं देख पा रहा। अब हमने क्या करा, अब हमें इन सभी को मैच दिखाना है, सभी को मैच दिखाना, तो हमने क्या करा, सभी को एक एक टेबल दे दी। ये लो भाई, इसको भी दे दी। ये तो देख रहा था और ऊपर हो गया, मतलब और लंबा हो गया ना, मैच देख रहा है। एक टेबल हमने इसको दे दी। ये नहीं देख पा रहा था, अब देख पा रहा है, अब अच्छे से मैच देख पा रहा है। ये देख रहा था पहले से, ये अब देख पा रहा है। इसको भी हमने एक टेबल दे दी। ये बेचारा पहुंचा बट सिर्फ यहां तक आया। ये अब भी मैच सही से देख पा रहा है क्या? नहीं देख पा रहा। अब बताओ, मैंने तो इक्वालिटी करी ना, तीनों को एक एक चेयर दे दी। यहां पर क्या करी मैंने? इक्वालिटी, क्योंकि तीनों के पास क्या है? एक एक चेयर है। ये बच्चों तो फिर भी मैच नहीं देख पा रहा। अब मैं अगर इसको एक एक्स्ट्रा चेयर दूं, इन केस अगर मैं इसको ये एक एक्स्ट्रा चेयर मैंने दे दी, अब ये भी सही से मैच देख पा रहा है। अब तीनों मैच देख पा रहे हैं, बट इनके साथ तो मैंने इनइक्वालिटी करी, जस्टिस किया क्या मैंने? कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैम किया, क्योंकि वो तो पहले ही देख पा रहे थे और ये तो नहीं देख पा रहा था, अब देख पा रहा है क्योंकि इसके पास दो टेबल हो गई। बट ये कहेंगे हम मैच देखे देखा, मेरे तो भाई चेयर चाहिए। इक्वालिटी तो तभी होगी, एक चेयर मैंने इसको दे दी और एक चेयर मैंने इसको दे दी, अब सबके पास चेयर हो गई, दो 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 चेयर हो गई। क्या ये इक्वालिटी है? अभी ये दो चेयर इनको देना क्या वेस्ट नहीं है? इनको क्या जरूरत है दो चेयर देने की? जल्दी बताओ। नहीं है, इनको दो चेयर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका एक से ही काम चल रहा है, बट इसका एक से काम नहीं चल रहा। तो यहां पर काम करती है नीड, ठीक है। इक्वालिटी जो काम करती है, इक्वालिटी जो काम करती है वो किसके बेस पे काम करती है? नीड के बेस पे। अगर आपको जरूरत है तो लो, अगर जरूरत नहीं है तो मत लो। सेम रिजर्वेशन का ही केस है। रिजर्वेशन देना मतलब उनको एक एक्स्ट्रा चेयर देना, और रिजर्वेशन उनको इसलिए दिया गया था, रिजर्वेशन यहाँ इनको इसलिए दिया गया है ताकि वो सही तरीके से मैच देख सके, मतलब कंफर्टेबली बैठ सके, एग्जाम दे सके, इसलिए उनको सीट्स रिजर्व दी गई। क्योंकि जो सिचुएशन उस टाइम पर उनकी थी, उनको कोई अपने पास तक बैठने नहीं देता था। बैठने देते थे क्या? नहीं बैठने देते थे ना, उनको अपने पास तक बैठने नहीं देते थे, इवन एंट्री एडमिशन तक नहीं मिलते थे। अब उनको एडमिशन के लिए, उनकी एंट्री के लिए उनको रिजर्वेशन दिया गया कि आपको कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा, कुछ लोग आओ यहाँ और एग्जाम दो, एटलीस्ट पढ़ो लिखो तो सही। तो इसीलिए उनको क्या दिया गया? रिजर्वेशन, एक तरीके से एक्स्ट्रा चेयर दी, थोड़ा सा उनकी नीड के अकॉर्डिंग काम क्या। बाकी तो वैसे भी कर ही रहे थे, बट जो नहीं कर पा रहा था उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया गया। इक्वालिटी डजंट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट। इक्वालिटी कभी ये नहीं कहती कि सभी को बराबर ट्रीट किया जाए। अगर जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर मैं तीनों को बराबर चेयर दूं, एक एक, एक तो बच्चा फिर भी नहीं देख पा रहा था, अब मैं सबको दो दो चेयर दे दूं, तो दो चेयर तो मेरी वेस्ट गई, क्योंकि वो दोनों तो पहले अच्छे से देख रहे हैं। मैं उन दो चेयर को उनको ना दे दूं जिनको ज्यादा नीड हो। इक्वालिटी तो तब होगी ना, एक को ज्यादा जरूरत है, मैंने ज्यादा जरूरत वालों को तो नहीं दी, बट किसको दे दी? जिसको नीड नहीं है। तो इक्वालिटी ये कहती है जिसको ज्यादा जरूरत है उसके हिसाब से काम किया जाए, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब सबको सेम ट्रीटमेंट देना नहीं है। इक्वालिटी का मतलब है सबकी नीड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए। समटाइम इट इज नेसेसरी टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू समवन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी। समटाइम्स क्या होता है? नेसेसरी हो जाता है क्या? स्पेशल ट्रीटमेंट देना, जैसे उस बच्चे को ट्रीटमेंट देना स्पेशल था, ठीक है। समवन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। अब बाद में मैं क्वेश्चन पूछूं, बताओ किस किस ने कितने रन मारे, तो दो तो बहुत अच्छे से बताएंगे। बच्चा बता पाता क्या? अगर वो नहीं देखता तो नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि उसने देखा ही नहीं। अब उसको भी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना, कि वो भी क्वेश्चन के आंसर दे पाए। और वो क्वेश्चन के आंसर कब दे पाएगा? जब वो भी मैच देखेगा। और वो मैच कब देख पाएगा? जब उसको हम
उन लोगों के बराबर तक पहुंचाएंगे। देखिए एक और एग्जांपल है, उससे समझिए। हाँ, अब मान लो, हाँ ठीक है, से अपनी क्लास का ही ले लेते हैं। ये डेमोक्रेटिक राइट्स की क्लास चल रही है, सोशल साइंस 9th क्लास की क्लास चल रही है। अब यहाँ पर मैं जब पढ़ा रही हूँ, लाइक मैं ऑफलाइन में पढ़ा रही हूँ, तो ऑफलाइन में मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं। अब इन बच्चों में एक बच्चा मेरे पास आ गया कितने का, 5 ईयर का, ठीक है। एक बच्चा कितने साल का है, 5 साल का है। बाकी बच्चे वही 13 14 अराउंड, ठीक है, इस एज के हैं। एक है 5 का और बाकी 13 14 जो भी आपकी एज होती है 9th क्लास में, वो ईयर्स, 5 ईयर्स और 13 ईयर्स। अब ये सारे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे क्लास में। मैं आपको तो सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब इस बच्चे को मैं क्या पढ़ाऊं, इस बच्चे को मैं क्या पढ़ाऊं, क्या इसको भी मैं एसएसटी ही पढ़ा दूं, क्या इस बच्चे को भी मैं एसएसटी ही पढ़ाऊं क्या? इक्वल ट्रीटमेंट है, क्योंकि मैं जो इनको पढ़ा रही हूँ वही तो मैं इसको भी पढ़ाऊंगी, तभी तो इक्वल ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा? इक्वल ट्रीटमेंट तो होगा, बट इसके साथ तो जस्टिस नहीं हुआ। हुआ क्या जस्टिस? नहीं हुआ। इसके साथ जस्टिस अब आपका रूल इक्वालिटी तो ये कहती है, जब सबको सोशल साइंस पढ़ाई जा रही है तो इस 5 साल वाले बच्चे को भी सोशल साइंस ही पढ़ाया जाए। बट ये बच्चा तो 5 साल का है, ये तो उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा, तो इसको सोशल साइंस नहीं पढ़ानी, इसको जो पढ़ानी है एबीसीडी, ठीक है, जिस एज का ये है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना इसके लिए जस्टिफाइबल है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसकी जरूरत के हिसाब से इसको वहां भेजना है जहां पर इसकी जैसी चीजें पढ़ाई जा रही है, जहां पर इसकी जैसी चीजें पढ़ाई जा रही है, मुझे इस बच्चे को वहां भेजना पड़ेगा। और वहां जब मैं भेजूंगी तो ये अच्छे से पढ़ पाएगा और जो भी इसका काम है ये बहुत ही अच्छे से उस काम को कर पाएगा, तब जाकर इस बच्चे के साथ इक्वालिटी होगी। आ रहा है कुछ समझ? नहीं आ रहा? ठीक है, तभी जाकर इसके साथ क्या होगी, इक्वालिटी होगी, जब ये बच्चा अपनी ही एज ग्रुप में जाकर बैठेगा। 13-14 साल के बच्चों के साथ बैठकर ये क्या पढ़ लेगा? कुछ पढ़ पाएगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। तो इनके साथ है क्या इक्वालिटी हुई? नहीं हुई। बट हाँ, जब हम इसको उसकी सेम क्लास में भेजेंगे तब इसके साथ क्या होगी, इक्वालिटी होगी। तो इक्वालिटी के लिए कई बार स्पेशल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। इक्वल्स के लिए इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और अनइक्वल के लिए अनइक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। वी कैन से दैट रिजर्वेशन ऑफ दिस काइंड इज नॉट अ वायलेंस ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो एक वायलेंस वाला पार्ट नहीं है हमारे किसके लिए, राइट टू इक्वालिटी के लिए। रिजर्वेशन नीड के अकॉर्डिंग काम करता है, जिसको जैसी नीड होनी चाहिए उसके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। अब जैसे आप एक रेस लगवा दो, उसमें हाथी भागेगा, घोड़ा भागेगा, फिश भागेगी और एक कबूतर या तोता भागेगा, ठीक है। हम ये 5 लोगों को भगा रहे हैं, फिश, हाथी, कछुआ, तोता और एक कोई भी और ले लो, लाइक मगरमच्छ वगैरह कुछ भी ले लो, या फिर हम बिल्ली ले लेते हैं, बंदर ले लेते हैं, ठीक है, बंदर ले लेते हैं। बंदर हो गया, हाथी हो गया, तोता हो गया, कबूतर हो गया, फिश हो गई। अब इन सबको बोल रहे हैं भागो, ठीक है। कहाँ भागना है सबको? पानी पर भागना है सबको। कहाँ भागना है? पानी पर भाग के हुए जाना है। अब कौन कौन भाग पाएगा यहाँ? कोई भाग पाएगा? ना कबूतर भाग पाएगा, ना तोता भाग पाएगा, ठीक है। हाथी भी नहीं भाग पाएगा, बंदर भी नहीं भाग पाएगा, सिर्फ फिश भाग पाएगी। तो क्या मैंने यहाँ बाकी सबके साथ इक्वालिटी करी? नहीं, मुझे पता है मैं किसके लिए प्रेफर कर रही हूँ। मैं सिर्फ फिश के बारे में सोचा, क्योंकि सिर्फ पानी पर तो वही चल सकती है, बाकी तो कोई नहीं चल सकता ना। तो बाकी के साथ तो क्या जस्टिस किया? नहीं किया। तो बाकियों के साथ इक्वालिटी नहीं हुई। अगर मुझे इस टाइप की रेस लगानी है तो मुझे हर टाइप के फिश के बीच में लगानी पड़ेगी। अगर वाटर की रेस लगानी है तो उनके साथ लगानी पड़ेगी जो पानी में भाग सकते हैं या चल सकते हैं। और पेड़ पे चढ़ने की रेस लगानी है तो उन्हीं एनिमल्स को लेना पड़ेगा जो पेड़ पर अच्छे से चढ़ सकते हैं। अगर आप अलग अलग कैटेगरी के लोग लोगे तो नहीं कर पाएंगे ना। तो इससे रिजर्वेशन भी यही चीज कहता है कि इक्वालिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है, सभी को बराबर सॉरी इक्वालिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है, सभी के लिए बराबर काम
नहीं करती, नीड के अकॉर्डिंग काम करती है, जिसको जैसी नीड होनी चाहिए वैसे। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा ये था हमारा राइट टू इक्वालिटी। अब हम पढ़ने वाले हैं राइट टू फ्रीडम। देखिए राइट टू फ्रीडम क्या है, आर्टिकल 19 to 22 है। फ्रीडम मीन्स अब्सेंस ऑफ कांस्टेंट। अब्सेंस ऑफ कांस्टेंट का मतलब होता है रोक लगाना। कंस्टेंट जो होते हैं हमारे, कांस्टेंट का मतलब होता है रोक लगा देना, बैन कर देना चीजों को। तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ कांस्टेंट। It means no their individuals or the government can intervene in the affairs of any person until his or her action causes harm to others. कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी गवर्नमेंट हमें या इंटरवेन इन द अफेयर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को अपने एक्शन के थ्रू नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे कोई भी इंडिविजुअल हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनके कोई भी अफेयर्स, उनकी कोई भी पॉलिसी किसी भी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस में है, आर्टिकल 19 में। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वीनियंस फॉर ऑफेंस आर्टिकल 20 में है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21 ए में है। प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट आर्टिकल 22 में है कि आपको कोई ऐसे ही पकड़ के नहीं ले जा सकता, आपको कोई ऐसे ही अरेस्ट कर नहीं ले जा सकता। अरेस्ट करने से पहले उसको आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि वो आपको क्यों अरेस्ट कर रहा है, रीजन बताना पड़ेगा ना कि उसने आपको क्यों अरेस्ट किया। ये नहीं है मन किया और आपको अरेस्ट करके लेकर चले गए, प्रॉपर उनको सॉल्यूशन बताना पड़ेगा कि उन्होंने आपको अरेस्ट क्यों किया है। अब एक एक करके इनके सबके बारे में पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने भी कंट्री में रहने वाले लोग हैं सभी को कुछ राइट्स दिए हैं। राइट टू फ्रीडम दिया है, ठीक है, सॉरी फ्रीडम में स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का मीन है आप कुछ भी बोल सकते हो, बस नेगेटिव नहीं बोलना किसी को। कुछ भी बोलने का मतलब है गाली दे रहे किसी को नहीं, कुछ भी बोलने का मतलब आप अपने आइडियाज शो कर सकते हो, आप जो कोई गलत कर रहा है उसके अगेंस्ट वॉइस रेज कर सकते हो, ये है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियन, कोई भी यूनियन बना सकते हो, कोई भी यूनियन फॉर्म कर सकते हो, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, असेंबली कलेक्ट कर सकते हो, असेंबली इन अ पीसफुल मैनर असेंबली बना सकते हो, बट ये सारे काम आपको कैसे करने हैं, शांति पूर्वक करने हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कंट्री में कहीं भी घूम सकते हो फ्री, कोई रोक टोक आप पर नहीं लगाएगा। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री के पार्ट में जाकर बिजनेस कर सकते हो, रह सकते हो। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हो। और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, कोई भी बिजनेस कोई भी काम मतलब कुछ भी आप चूज कर सकते हो। तो हर चीज की आपके पास क्या है, फ्रीडम है कि आपको जो कुछ कंट्री में रहकर करना है वो सारे काम आप कंट्री में रहकर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम कम्स विद सम, राइट टू फ्रीडम कम्स विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। राइट टू जो फ्रीडम आपको मिली हुई है ना, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपका जिसको जो मन कर रहा है आप बोल रहे हो, जिसके साथ जैसा मन कर रहा है उस टाइप से आप बिहेव कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जहां फ्रीडम है वहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। लाइक देखो आप कह रहे हो मेरे को फ्रीडम मिली है, मैं रोड पे चलते हुए किसी को भी थप्पड़ मार दूं, क्यों, क्योंकि आई हैव अ राइट टू फ्रीडम, मेरे पास फ्रीडम है कुछ भी करने की, कहीं भी आने जाने की, हर टाइप की फ्रीडम है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे सामने एक इंसान जा रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, क्या करा, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, फ्रीडम है। तो फ्रीडम होने के साथ हम अपनी फ्रीडम का मिसयूज नहीं कर सकते, तो मैं उसे थप्पड़ नहीं मार सकती। मेरे पास फ्रीडम है, उसके पास भी तो फ्रीडम है, वो भी मुझे मारेगा, मैंने एक मारा वो चार मारेगा, तो क्या सही है, नहीं है ना। तो हम अपनी फ्रीडम का मिसयूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास फ्रीडम है मैं जो मर्जी वो करूं। फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस।
और ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई अपनी फ्रीडम का मिसयूज ना कर सके। फ्रीडम आपके तब तक आपकी फ्रीडम है जब तक कि उससे सामने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तब तक आपकी फ्रीडम है। जैसे ही सामने वाले को आपकी वजह से नुकसान पहुंचने लगा, तब वो आपकी फ्रीडम नहीं रह जाती, तो उससे फिर आपको पनिशमेंट भी मिलती है। मान लो आपके घर में तो शादी है और आपने सामने वाले को बुलाया नहीं, आप डीजे चला रहे हो, रात को 2-3 बजे तक डीजे चलाया आपने, तो एक तो आपने सामने वाले को बुलाया नहीं, तो वो क्या करेगा? कंप्लेन ही करेगा, सिंपल सी बात है। आप एंजॉय कर रहे हो, आपके घर में शादी है, मैरिज है, जो भी है, आप प्रॉपर एंजॉय करो, बट सामने वाले को तो इरिटेशन होगी ना, पहला तो आपने बुलाया नहीं उसको, तो वो क्या करेगा? वो कंप्लेन करेगा। देखो, बुलाया हो या ना बुलाया, एक तो ये अलग केस है। सिंपल सा ये है कि आप लेट नाइट तक डीजे चला रहे हो, जिसकी वजह से पूरी जो कॉलोनी है उसमें सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि सभी को सुबह उठना है और अपने अपने कामों पर जाना है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। आप एक टाइमिंग फिक्स करो कि इतने बजे तक बजाना है, उसके बाद डीजे ऑफ कर देना है। तो ये होती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। राइट टू फ्रीडम कम्स विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हमारे पास जब भी फ्रीडम आती है ना, हमें राइट टू फ्रीडम मिली, उसी के साथ साथ हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी मिली है कि हम अपनी पावर का, ठीक है, अपनी फ्रीडम का अपनी मर्जी से मिसयूज नहीं कर सकते। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड। फ्रीडम वैसे तो अनलिमिटेड नहीं है, फ्रीडम एक लिमिटेड अमाउंट में है। लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट, हम क्या चाहते हैं, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। हमें ये बताना पड़ेगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं होती है। लाइसेंस चाहिए हमें टू डू व्हाट वन वांट। योर फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक नॉइसेंस और डिसऑर्डर। आपकी जो फ्रीडम है वो कारण नहीं बननी चाहिए किसी भी नॉइसेंस का और डिसऑर्डर का। किसके? पब्लिक की, मतलब आपकी वजह से किसी एक सिंगल पर्सन को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। टू प्रोटेक्ट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू प्रोटेक्ट लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। आप जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है, या सोसाइटी जो है, गवर्नमेंट जो इम्पोज करेगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप रहोगे और वो रिस्ट्रिक्शन आप पे लगाई जाएगी, गवर्नमेंट लगाएगी। बट आपको ये बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। आपकी वजह से कि एक सिंगल पर्सन को भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपके पास फ्रीडम है किसकी? स्पीच और एक्सप्रेशन की। आपका जो मन करे आप वो बोलो, जैसे ये है, जो मन कर रहा है स्पीच दे रही है, भाषण दे रही है, जो मन कर रहा है आप वो बोल सकते हो, बट बोलना वहीं तक सीमित रखना है जिससे कि आपकी बातों से किसी को इफेक्ट ना पड़े, आपकी बातों से किसी के दिल को ठेस ना पड़े, ठेस ना पहुंचे। ठीक है, आप ऐसा कोई भाषण नहीं दोगे कि भड़काऊ भाषण दे रहे हो, आप किसी को उकसा रहे हो कि लड़ाई करने के लिए उसको उकसा रहे हो, तो आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, किसी पे प्रेशर नहीं बना सकते कि अपने धर्म में आने के लिए। Everyone's idea of thinking is different and she should have the freedom to express them। देखिए, सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, 142 के अराउंड की पॉपुलेशन है, तो इतनी पॉपुलेशन में अलग अलग लोग हैं सभी, और सबकी जो आइडियाज और थिंकिंग है ना, ये सबकी अलग अलग है। फ्रीडम में जो सबके आइडियाज हैं, जो सबकी थिंकिंग है, वो कैसी है? सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। तो ही हो या शी हो, दोनों में से कोई भी हो, सभी को ये राइट है अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करने का, कि वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज को दूसरों को बता सकते हैं। You disagree with the policy of government or activities of an association and you are free to criticize them। आप गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को, किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी एसोसिएशन को फ्रीली क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज और एसोसिएशन अगर पसंद नहीं आता, तो आप उसको सिंपली क्या कर सकते हो? आप उसको सिंपली क्रिटिसाइज कर सकते हो कि भाई नहीं है पसंद, हमें मीडिया के थ्रू उसको बता सकते हो कि ये चीजें यहाँ गलत हो रही हैं। आपके यहाँ रोड नहीं बने, तो आप उसको मीडिया में प्रॉपरली बोल सकते हो कि यहाँ रोड नहीं बने और हमें नीड है उसके बनवाने की। ठीक है, वन में पब्लिश हिज हर व्यूज थ्रू अ पैम्पलेट, मैगजीन, न्यूज़पेपर। आप अपने व्यूज को पब्लिश करा सकते हो मैगजीन, न्यूज़पेपर या फिर किसी भी पैम्पलेट के थ्रू, जो प्रिंट होता है ना, उनमें प्रिंट करवा सकते हो अपने आइडियाज।
While exercising freedom of speech and expression, you can't use this freedom to instigate violence against other. बट आप इसमें अपने स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम का यूज करके वायलेंस नहीं कर सकते लोगों के अगेंस्ट में, लोगों को एक दूसरे में ऐसे भिड़वा नहीं सकते, लड़ाइयां नहीं करवा सकते अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम का फायदा उठाकर। आप इसकी वजह से ये नहीं है कि आपके पास बोलने की आजादी है तो लोगों में लड़ाई करवा दो, लोगों को भड़का दो एक दूसरे के खिलाफ। आप रिलीजन के बेस पे भाषण दे रहे हो, स्पीच दे रहे हो, ये रिलीजन ऐसा, वो रिलीजन ऐसा, तो ऐसा नहीं करोगे। यू कांट यूज इट इनसाइड पीपल टू रिबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को नहीं भड़का सकते, ठीक है, अगर लोगों को भड़का रहे हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। कैन यू यूज इट टू डिफेम अदर्स बाय सेइंग फॉल्स एंड मीन थिंग्स दैट कॉज डैमेज टू अ पर्सन रिपुटेशन। आप अपनी बातों से सामने वाले के रिपुटेशन पे इफेक्ट नहीं डाल सकते। आप अपनी बातों से ये नहीं बोल सकते कि सामने वाला ये है वो है, मतलब गाली गलौज टाइप के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, किसी को इतना हार्म नहीं कर सकते कि उसकी रिपुटेशन पूरी की पूरी डाउन हो जाए। स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपके पास, बोलने की प्रॉपर फ्रीडम है, लेकिन उसका यूज भी आपको सोच समझ के ही करना चाहिए। अगर आप इस टाइप से कोई भी चीज करते हो, लोगों को भड़काऊ भाषण देते हो, तो जो पुलिस है वो आपको पकड़ के लेके जा सकती है और आपको सिंपल सी बात है क्या मिलेगी फिर? पनिशमेंट। नेक्स्ट देखिए, फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी इश्यूज। आपको फ्रीडम है किसी भी मीटिंग को होल्ड करने का, आप कहीं भी मीटिंग कर सकते हो, रैली निकाल सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, किसी भी इश्यूज पर हमारी मांगे पूरी करो, इस टाइप से आप कुछ भी नारे लगा सकते हो। जो भी आपकी मांगे हैं आप उनको उनके सामने रख सकते हो कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। देखिए, सिटीजन ऑप्ट फॉर दिस मैकेनिज्म टू डिस्कस अ प्रॉब्लम। ये मैकेनिज्म लोग क्यों अडॉप्ट करते हैं? अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। जब तक वो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे, रैली नहीं निकालेंगे, मीटिंग्स नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमें दिक्कत क्या है, हमें क्या क्या परेशानी हो रही है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। तो जब तक उन्हें पता नहीं चलेगा तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी वो कैसे करेंगी। तो इन सब चीजों के थ्रू इस टाइप से रैली निकालकर या मूवमेंट चलाकर हम अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक्सचेंज आइडिया, मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट ऑन द सीक वोट्स, वोट्स के थ्रू, ठीक है, वोट्स वगैरह करना। डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी पीसफुली, बट जो भी डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, इस टाइप से जो भी मांगे आपकी होनी चाहिए, सारी की सारी पीसफुल मैनर में होनी चाहिए, शांति से की जानी चाहिए। पीपल शुड नॉट कैरी वेपन्स विद देम। जब भी आप इस तरीके से कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करते हो या बैठकर कोई भी बातचीत करते हो, तो आपके पास कोई भी वेपन नहीं होना चाहिए, मतलब सारी चीजें शांतिपूर्वक होनी चाहिए। इट इज द फ्रीडम ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स इन फैक्ट्री, सिटीजन एट वेरियस लेवल अगेंस्ट करप्शन, पॉल्यूशन। ये जो फ्रीडम है हर इंडिविजुअल को मिली है और हर इंडिविजुअल अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। जैसे वर्कर्स है फैक्ट्री में काम करने वाले, अब उनको करप्शन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं इनके अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? करप्शन और पॉल्यूशन के अगेंस्ट में वो ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, जिसमें वो इनकी डिमांड रख सकते हैं कि इसको खत्म किया जा सके। कहाँ रह गया भाई, आजा। ठीक है, चीजें समझ आ रही है आपको? बता दो, आ रही है नहीं आ रही? आ ही रही होंगी। देखिए, ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अब आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में रहने के नाते आप इंडिया में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन आप पर नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। आप एक जगह से जैसे कश्मीर टू कन्याकुमारी कहीं भी जा सकते हो, पूरे इंडिया में घूम सकते हो, कोई भी आप पर रोक नहीं लगाएगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप हर जगह जा सकते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, रह सकते हो, कहीं भी जगह खरीद सकते हो, कहीं भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इवन आप कुछ भी कर सकते हो। आपको ट्रैवलिंग की प्रॉपर फ्रीडम है। ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, सिटीजन आर फ्री टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कंट्री के, इंडिया के किसी भी टेरिटरी में आप रहने के लिए कोई बाध्य नहीं हो। आपकी मर्जी है तो रहो, नहीं मर्जी तो मत रहो, वरना आप कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हो।
पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू टाउन, लोग माइग्रेट करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है रूरल एरिया का। रूरल एरिया से लोग विलेज से माइग्रेट करते हैं टाउन की तरफ। पोरर रीजन टू द प्रोस्पोरस रीजन, जो पोरर सेक्शन होता है बहुत लेकिन प्रोस्पोरस है, वो गांव छोड़ छोड़कर शहरों में आ जाते हैं और फिर शहरों में आकर वो बस जाते हैं। सेम फ्रीडम एक्सटेंड टू द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, और यही फ्रीडम आपके ऑक्यूपेशन में होती है कि आपको क्या काम करना है। आप अपनी मर्जी से ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ठेला लगा सकते हो, आप जो काम चाहे वो कर सकते हो। मान लो आप मुंबई के हो, कहाँ के हो आप? मुंबई को हो, बट आपको काम कहाँ करना है? दिल्ली में करना है। तो क्या आप मुंबई से दिल्ली में आकर काम नहीं कर सकते? दिल्ली के बारे में तो आप जानते नहीं हो, बट फिर भी आप मुंबई से दिल्ली आओगे, यहाँ रहोगे, देखोगे कुछ टाइम तक चीजों को, और फिर उसके बाद यहाँ आके आप अपना काम सेटल कर सकते हो। बेशक आप मुंबई को हो, बट दिल्ली में भी आप अपना काम जो है वो स्टैब्लिश कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है, आप क्या काम करना चाहते हो। कंट्री में रह रहे हो तो आपके पास ये पूरी चॉइस है, आप अपनी मर्जी से जो काम आप करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लाइक आप कह रहे हो मुझे तो इंजीनियर बनना, बट मुझे पढ़ाई नहीं करनी। मुझे इंजीनियर बनना है बट मुझे पढ़ाई नहीं करनी। एक प्रोफेशन चूज कर रहे हो ना आप। मुझे टीचर बनना बट मुझे पढ़ाना नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। लाइक आपको डॉक्टर बनना है, आप इंजेक्शन वगैरह लेके चलो लाओ ऑपरेशन करते हैं, तो बिना स्टडी के आप चीजों को नहीं कर सकते। तो जॉब चूज करना, ऑक्यूपेशन हो गया, बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, ये सब आप अपनी मर्जी से चूज तो कर सकते हो, बट चूज करने के साथ साथ आपके पास एक कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। लाइक डॉक्टर बना दिया भाई, इंसान ही मार देगा वो तो, जो इस तरीके से जाएगा। इक्वालिटी है, फ्रीडम है, अपनी मर्जी से कोई भी काम चूज करो, तो उसके साथ साथ आपकी कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए उस काम को करने की। जब आप डॉक्टर नहीं हो तो आप उस काम को क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो ये कैपेबिलिटी है, कोई भी प्रोफेशन चूज करने से पहले आपके पास ये राइट होना चाहिए कि आप उसके लायक हो, कैपेबल हो, तभी आप उस काम को कर पाओगे, अदरवाइज आप उस काम को नहीं कर पाओगे। फ्रीडम होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, नहीं। ठीक है। राइट टू फ्रीडम, देखिए, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ, कोई भी इंसान अपनी पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकता। उसको एक जो प्रोसीजर है ना लॉ का, वो फॉलो करना ही पड़ता है। लाइक कोई भी इंसान आकर बोल रहा है मेरे पास तो राइट टू फ्रीडम है, मैं लॉ को क्यों फॉलो करूं? मैं तो किसी को भी मार दूं, किसी के साथ भी कुछ भी कर दूं, नहीं। तो सारी चीजें एक तरफ, बट हमें लॉ के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। चीजें हैं, फ्रीडम मिली है, बट उसके साथ साथ ये जो पूरा प्रोसीजर चलेगा, किसका? लॉ का जो प्रॉपर प्रोसीजर चलेगा, आपको इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। इस तरीके से जाके सीधा सर पे ही नहीं मार सकते आप। ठीक है। राइट्स ड्यूरिंग डिटेंशन और अरेस्ट बाय पुलिस, देखिए यहाँ एक ये टॉपिक भी बन जाता है। जैसे यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो होने का, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं हम अच्छे से, इस एग्जाम्पल को समझेंगे कि अरेस्ट बाय पुलिस, कोई भी लॉ जब बनेगा तो उसमें ये नहीं है कि पुलिस आई और आपको पकड़ के लेकर चली गई, नहीं। उसको ले जाने से पहले, आपको अरेस्ट करने से पहले उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उसने आपको अरेस्ट क्यों किया है, और अरेस्ट करने के बाद भी प्रॉपर प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ेगा। लाइक देखो, गवर्नमेंट और पुलिस हैज टू फॉलो सम प्रोसीजर व्हाइल अरेस्टिंग समवन। गवर्नमेंट और पुलिस दोनों ही जब भी किसी को अरेस्ट करती है तो उन्हें कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है किसी को भी अरेस्ट करने से पहले। इन्फॉर्म द रीजन दैट अरेस्ट एंड डिटेंशन टू अ पर्सन फॉर दैट, उस सबसे पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसी को भी अरेस्ट करने से पहले उसको बताना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा कि हम आपको पकड़ना है, उसको अरेस्ट वारंट जारी करना पड़ेगा कि इसको अरेस्ट करना है, जो भी गलती इसने करी है, जो भी डिटेंशन किया है उसके बेस पर। द अरेस्टेड पर्सन शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। जब पुलिस आपको पकड़ कर लेकर जाती है तो उसके 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास, मींस कोर्ट में आपको पेश करना पड़ता है। जब भी किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो 24 आवर 24 घंटे में कोर्ट तक ले जाना जरूरी है। अगर नहीं लेकर जाते तो आपको छोड़ना
पड़ेगा। तो अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स में आपको कोर्ट तक उस पर्सन को ले जाना कंपलसरी हो जाता है। अरेस्टेड पर्सन हैज अ राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, टू एंगेज अ लॉयर फॉर हिज हर डिफेंस। और जिसको अरेस्ट किया गया है उसके पास भी राइट होता है। क्या राइट होता है? उसके पास भी ये राइट है कि वो अपनी मर्जी से अपने को डिफेंस लॉयर को वो हायर कर सके, ताकि डिफेंस लॉयर बताए कि ये गिल्टी है या फिर गिल्टी नहीं है। वो अपनी बात को कोर्ट के सामने रखे कि उसने कुछ गलत किया है भी है या नहीं किया, या फिर पुलिस उसको सिर्फ डाउट के बेस पर अरेस्ट कर कर लेके गई है। बेशक वो क्रिमिनल है, उसने क्राइम्स किए हैं, बट उसको भी तो एक मौका मिलना चाहिए ना अपनी बात रखने का। तो ये भी उसके पास फ्रीडम है, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। जैसा कि हमने गुंतनामो बे स्टोरी में देखा था, उसमें क्या सीन था, जब अमेरिका ने लोगों को पकड़ के लेकर गए थे तो उसका कोई ट्रायल नहीं हुआ था। मीन्स उसके लिए कोई हियरिंग नहीं हुई थी, लोगों को कोर्ट में ही नहीं ले जाया गया था, उनको सीधा जेल में बंद कर दिया गया था। और लोगों के पास ये चॉइस भी नहीं थी कि वो अपनी बात कोर्ट में रख सके या पुलिस वालों के सामने रख सके। तो राइट टू फ्रीडम में हमारे पास ये फ्रीडम भी होती है, बेशक वो क्रिमिनल है बट उसको भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। और कोर्ट आकर आपको, पुलिस वाले आकर ऐसे ही पकड़कर नहीं लेकर जाएंगे, उनको प्रॉपर आपको एक अरेस्ट वारंट देना पड़ेगा कि हम आपको पकड़ने आए हैं। बट हाँ, कुछ इमरजेंसी केस अलग होते हैं, लाइक आप किसी को खून करते हुए देख रहे हो, चाकू चाकू मार रहा है किसी को, आप कह रहे हो उसको पकड़ने से पहले अरेस्ट वारंट नहीं, आपने उसको सामने से देखा है कि वो क्राइम कर रहा है, आप आई विटनेस हो, तो आप उसको उसी टाइम अरेस्ट कर सकते हो। ये कुछ रेयर एक्सेप्ट केस हो जाते हैं। बाकी जहां आपको नहीं दिख रहा है किसी को वैसे अरेस्ट करना है, तो आप सिंपली उसके लिए आपको अरेस्ट वारंट जारी करना पड़ता है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये सभी को फॉलो करनी ही पड़ती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे पुलिस हो, या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ राइट टू फ्रीडम के पॉइंट्स। ठीक है, तो आज फिलहाल तो हम इतना ही करेंगे। देखिए, ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा है अपना फंडामेंटल राइट्स का। इसको जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा और राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ा। इसके जो बाकी अदर टॉपिक्स है हमारे, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर एंड एजुकेशनल, इन सबको हम, इसका जो फंडामेंटल राइट्स का जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।